ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला मकसद है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझना और उनको सॉल्व करने के लिए फिर जो टेक्निक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में बहुत ज़्यादा आप सुनेंगे बार बार, तो मैंने सोचा कि पहले हम उनकी डेफिनेशंस को जो है वो समझ लें। क्योंकि अगर किसी लफ्ज़ की आपको तारीफ नहीं मालूम और वो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया जा रहा हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार कर देता है। तो लिहाजा बेहतर है कि हम पहले उन अल्फाज को समझ लें जो हमने बार बार इस्तेमाल करने हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर डेरिवेटिव्स होते हैं। सो बेसिकली आप की डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स में से कुछ वेरिएबल आप उनको नाउन वेरिएबल्स कहते हैं, यानी वो आपको मालूम होते हैं, और कुछ वेरिएबल्स अननाउन वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, उन नाउन और अननाउन वेरिएबल्स के दरमियान एक राब्ता, एक ताल्लुक जो है वो फंक्शन के तौर पे मैथमेटिक्स में हम डिफाइन करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ एक चीज है एक्स, और फर्ज करें कि हमें एक्स जो है वो इनपुट के तौर पे मालूम है, राइट। तो इनपुट वो चीज होती है कि जो हमारे पास होती है, तो एक्स इनपुट है और मेरे पास एक फंक्शन है जो मैं डिफाइन करूंगा एफ एज अ फंक्शन, कि जब उस फंक्शन के अंदर हम एक्स की कीमत डालेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगी उसको मैं वाई का नाम दूंगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज फंक्शंस के बारे में है। इन तीनों चीजों को लिखने का एक अंदाज है मैथ के अंदर, वो हम लिखते हैं इस तरह से, एफ वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसमें इन चीजों के नाम रखे जाते हैं। वाई को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो एक्स है इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हैं ये दोनों वेरिएबल्स, लेकिन इनमें से एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो x इंडिपेंडेंट है, यानी फ्री टू चूज है, आप आजादाना तौर पर इसकी कोई वैल्यू चूज कर सकते हैं और उसके मुकाबले में आपको y मिलेगा। अब उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं। तो डेरिवेटिव, अब ये भी एक इक्वेशन है लेकिन इसके अंदर डेरिवेटिव नहीं है। आप एक वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज नहीं देख रहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, आप उसका सिर्फ एक रिलेशन देख रहे हैं। लेकिन डेरिवेटिव में क्या चीज होती है, डेरिवेटिव में आप इसका चेंज देखते हैं डी वाई का, डी एक्स, विच मीन्स कि आप वाई का चेंज देख रहे हैं एक्स के लिहाज से, तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो इसको लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। मिसाल के तौर पे एफ प्राइम एक्स जब लिखा जाएगा तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, और समटाइम्स इसको एफ डबल प्राइम एक्स वगैरह भी लिखा जाता है। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनके अंदर डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं। पहली इक्वेशन को आप देखें, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसाल है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी आप देखें कि एक्सपोनेंशियल वाई के साथ सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। अब ये जो सेकंड टर्म है ये सेकंड डेरिवेटिव को नहीं शो कर रही, ये शो कर रही है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर लेते हैं। तो अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव नहीं लेना। सो फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है। तीसरी इक्वेशन में भी आप देखेंगे ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, जिसमें तीन डेरिवेटिव्स आप ले रहे हैं और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से ये चौथी इक्वेशन को आप देखें तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 7 है और फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर स्क्वायर में है, और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है। इसी तरह से ये लास्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सिंबल चेंज कर दिया है।
लेकिन यानी डी की बजाय आप डेल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी सेकंड डेरिवेटिव्स हैं टाइम के लिहाज से और एक्स के लिहाज से, टी या एक्स के लिहाज से, चलें अभी इसको टाइम या स्पेस नहीं कहते। टी या एक्स दो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट, और वाई उन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा जो मैंने मिसाल दी थी उसके अंदर मैंने एफ को सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करवाया था, लेकिन आपकी जो आखिरी क्वेश्चन है ये बता रही है कि वाई जो है वो टी पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप वाई का चेंज देख रहे हैं टी के लिहाज से, और इसी तरह वाई एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस टर्म के अंदर, सेकंड टर्म के अंदर आप वाई का चेंज देख रहे हैं एक्स के लिहाज से। तो इससे ये मालूम होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। तो इसकी मिसाल के लिए जब मैंने लिखा कि y इक्वल्स एफ एक्स, तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक है। अगर मैं लिखूंगा y इक्वल्स एफ एक्स, चले मैं इसका नाम भी बदल लेता हूँ, डिफरेंट फंक्शन ले लेते हैं, जी एक्स वाई, सॉरी एक्स एंड टी। तो यहाँ पे क्या है कि g एक फंक्शन डिफाइन किया है, लेकिन अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो बन गए हैं, x और t। तो अब अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आप किस तरह से लिखेंगे, फिर आप डेरिवेटिव किस तरह डिफाइन करेंगे? क्योंकि अगर ये वाली एग्जांपल थी तो इसके अंदर तो मैंने सिंपली लिख दिया था dy बाय डी एक्स, राइट, और उसको कह दिया था f प्राइम एक्स। इस केस में अगर मैं dy बाय डी एक्स लिखना चाहता हूं तो वो मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। वो यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि dy बाय डी एक्स सिंपली g प्राइम एक्स टी इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो इसीलिए हम डी की बजाय यहाँ पर पार्शियल का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इसको पार्शियल भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन है डी डेल्टा स्क्वायर वाई ओवर डेल्टा टी स्क्वायर -4 डेल्टा स्क्वायर वाई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है इस तरह की इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ से आपने देख लिया कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम दो तरह से इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफाइन किया करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो डेफिनेशन दी हुई है आपको, ओडीई, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो ओडीई है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation is an ordinary differential equation if the unknown function, unknown function कौन सा है हमारे पास, unknown function है y, depends on only one independent variable, वो कौन सा है x, right? So अगर y सिर्फ x पे डिपेंड करे तो फिर हम कहते हैं कि ये ODE है। तो इसीलिए हमारे आज के सेशन में हम जितनी भी मिसालें देखेंगे, इक्वेशंस देखेंगे, वो सब की सब ODEs होंगी, यानी उनमें हम एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेंगे। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो है दैट इज PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम कहते हैं कि एक, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ द अननोन फंक्शन, लेट्स से हमारा अननोन फंक्शन अगेन y है, देन इट डिपेंड्स ऑन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पे ये x पे डिपेंड कर सकता है, ये t पे डिपेंड कर सकता है, या इसी तरह और भी आप वेरिएबल्स थीटा वगैरह ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिखा जा सकता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं इसको हम डिस्कस करेंगे आइंदा आने वाले सेशंस में। आज हम ज्यादा, हमारा फोकस जो है वो ओडीज के ऊपर होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर होगा। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड रैंक ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जी नेक्स्ट मैं यही डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो ये लफ्ज आप बार बार सुनेंगे कि जी ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने दोनों की डेफिनेशन दे दी है, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर कहते हैं ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब एक नंबर है, तादाद। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पहली इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस पहली इक्वेशन
का ऑर्डर क्या है। तो आप, जब मैं आपसे ये पूछूंगी इसका ऑर्डर क्या है, तो जो चीज आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप बेसिकली जो डेरिवेटिव है उसकी पावर देख रहे हैं, यानी उसकी तादाद देख रहे हैं। तो पहली इक्वेशन के अंदर आप देखें कि एक डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, हाईएस्ट हाईएस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर दो डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है इस इक्वेशन के अंदर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? आप लोग साथ साथ मुझे जवाब भी दें ताकि मुझे अंदाजा हो कि जाग रहे हैं सारे। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना है आपने, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड। वंडरफुल, जेरी ने बोला सेकंड। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो लिहाजा हम इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर ओडीई, और जो पहली वाली है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ओडीई। अब तीसरी क्वेश्चन का मुझे जरा बताइए, इसके अंदर कितने दो तरह के डेरिवेटिव्स हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी है और थर्ड डेरिवेटिव भी है। वंडरफुल, तो ये बन जाएगी थर्ड ऑर्डर ओडीई। ओके, तीसरी क्वेश्चन को देख के जरा बताइए, इसके अंदर दो फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं और एक सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है कि जी देखें, थ्री पावर है, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो टू को थ्री से मल्टीप्लाई करके कहेंगे ये सिक्स ऑर्डर है। तो याद करें, मैंने बोला था कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर डाली हुई है तो वो पावर है, डेरिवेटिव की का ऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सेकंड ऑर्डर है, ओडीई। आखिरी क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? इसके अंदर भी सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर है, सो लिहाजा इसको भी लिखेंगे सेकंड ऑर्डर ओडीई। क्या ये मैंने दुरुस्त लिखा है, सेकंड ऑर्डर ओडीई? एग्जैक्टली सिद्रा, ये सेकंड ऑर्डर तो है लेकिन ये ओडी नहीं है, सो लिहाजा मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज नॉट ओडीई, दिस इज पीडीई। वाई पीडीई? क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं, टी और एक्स के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर to which the highest order derivative is raised after the equation has been rationalized to contain only integer powers of derivative। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस मैथमेटिक्स में जो लोग आगे रिसर्च करते हैं वो ऐसी इक्वेशंस भी स्टडी करते हैं जिनमें वो फ्रैक्शनल पावर जो है उनको भी इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर पावर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं ना। तो इंटीजर पावर्स का मतलब क्या होता है कि या तो उनकी पावर जीरो होगी, या प्लस वन होगी, या माइनस वन होगी, प्लस टू होगी, या माइनस टू होगी, एंड सो ऑन। माइनस टू पावर का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ उनको इन्वर्ट कर देते हैं, तो मोस्टली हम सिर्फ उनको प्लस वाली पावर्स में ही लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड मेथड है इक्वेशंस को लिखने का। सो अगर तो जीरो पावर है तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव मौजूद ही नहीं है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूं और उसकी पावर ब्रैकेट यूज करते हुए जीरो लिखूं, तो ये मुझे क्या देगा? ये वन दे देगा। इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कम से कम जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो ये होगी जिसमें हम डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन लिखेंगे। सो कम से कम डिग्री जो हम स्टडी करेंगे, दो दैट विल बी फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई। सिमिलरली आप डी वाई बाई डी एक्स की पावर सेकंड भी कर सकते हैं, सो दैट विल बी सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डिग्री विद द फर्स्ट डिग्री, बिकॉज हमें ये मालूम है कि दो बेस को जब आप मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं।
सेशन कितने टाइम का है? जी, हमारा जो नॉर्मल सेशन है वो 2 घंटे का होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हम इसको 1.5 घंटे में खत्म करेंगे। ऑलराइट, सो इस तरह से हम डिग्री को डिफाइन करते हैं, लेकिन हमारा ज्यादा जो है फोकस वो ऑर्डर पे होगा। तो हमारा जो चैप्टर 14 है, जो आज का सेशन है, दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर ODEs, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो दो चीजें फिक्स कर लेंगे आज हम। एक तो हमने फिक्स कर लिया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमारा आज का लेक्चर किस बारे में है, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर भी इसमें स्टडी कर सकते हैं। नहीं, फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी, नॉट सेकंड ऑर्डर, बट सेकंड डिग्री यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसका मतलब हमारा हमारा जो कंसर्न है वो एक वेरिएबल के साथ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात है नोटेशंस की, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप देखेंगे अक्सर अपनी स्टडी के दौरान, कि कभी कभार जो साइंटिस्ट होते हैं वो तरह तरह की नोटेशंस जो हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं, और स्टूडेंट उससे जो है वो परेशान हो जाता है। तो बहुत सी हैं नोटेशंस, लेकिन 3 स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हम यूज करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। एक नोटेशन तो हम पहले से ही लिख रहे हैं, dy/dx, ये हमारी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, और इसी की हम पावर्स बढ़ाते जाएंगे ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। जी, ये क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव कैन बी इन फ्रैक्शंस। जी बिल्कुल, हो सकता है। ऐसी मैथ, प्योर मैथ के अंदर जो जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं वो जानते होंगे कि फ्रैक्शन पावर्स, फ्रैक्शनल ऑर्डर डेरिवेटिव भी होते हैं, लेकिन मैंने उनको स्टडी नहीं किया फ्रैंकली। ये मैथ वाले लोग शायद स्टडी करते हों। हमारा कंसर्न जो है वो इंटीजर ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव के साथ होगा। ऑलराइट, सो एक तो ये नोटेशन। अच्छा, इसी चीज को लिखने का एक अंदाज जो है वो ये वाला होगा कि हम y के ऊपर प्राइम डालेंगे। इसको कुछ लोग इसको डैश भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। y'(x) और y'(x), आई विल यूज y'(x). ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं y' और x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये हम नहीं कर रहे। y'(x) का मतलब है कि y' इज दैट डेरिवेटिव ऑफ y, एंड x को ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स। जी, हम चलेंगे उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम, मेरा मकसद जो है वो इन चीजों का इंट्रोडक्शन है, और फिर हम फिजिक्स की कुछ इक्वेशंस देखेंगे ऑफ कोर्स, जिनमें ये इस्तेमाल होंगी। ओके, एक और नोटेशन जो है वो इस्तेमाल होती है, वो है अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह भी लिखा हुआ आप पाएंगे, सॉरी, y' विदाउट एनी ब्रैकेट्स। कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपने ये देखी हुई है तो ये क्या चीज है y'? ये आमतौर पे नोटेशन इस्तेमाल होती है इस चीज के लिए, टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव के लिए। क्योंकि फिजिक्स के अंदर आप अक्सर जब डायनामिक्स स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं, बिल्कुल फिनिक्स, टाइम डेरिवेटिव, तो अक्सर हमारा कंसर्न जो है वो टाइम डेरिवेटिव्स के साथ होगा, क्योंकि टाइम डेरिवेटिव किसी वेरिएबल का आपको डायनामिक्स बताता है। मिसाल के तौर पे पोजीशन का जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो आपको वेलोसिटी बताएगा, राइट। सो अगर आप x डॉट लिखेंगे तो इसका मतलब होगा dx/dt, और यही वो चीज होगी जिसको आप बाद में वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म से पुकारेंगे। इसी तरह से अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे x डबल डॉट, तो इसका मतलब होगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको फिर आप बाद में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम दे देंगे। तो ये सिंबल भी अक्सर आप देखेंगे फिजिक्स के लेक्चर में यूज होता है। तो ये 3 स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये है कि हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को के जो सॉल्यूशंस हैं इसके ऊपर एक जनरल डिस्कशन अभी मैं करने जा रहा हूँ। बाद में हम फिर पर्टिकुलर इक्वेशंस को देखेंगे तो उनके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। तो सॉल्यूशन होता क्या है? जब हम कहते हैं कि हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है या सॉल्व कर लिया है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने अननोन फंक्शन जो है
उसका आपने उसकी आपने अननाउन वेरिएबल जो है, आई शुड नॉट से unknown, it should be unknown variable. So let me just change this, right? तो ये जो word है, this means unknown variable. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अननाउन वेरिएबल इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अननाउन वेरिएबल को आपने फाइंड करना होता है, ठीक है ना। आप अननाउन का मतलब है जो नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम उसको मालूम करना होता है। तो अगर आप उसकी कीमत मालूम कर लें किसी इंटरवल के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये जो अननाउन वेरिएबल की वैल्यू आपने नाउन कर ली है, जान ली है, दिस इज अ सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द अननोन वेरिएबल y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन द इंटरवल। अब x का जो इंटरवल है ये बताता है कि x की रेंज क्या है, कहां से कहां तक ये सॉल्यूशन वैलिड है, ठीक है। कि आप जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो आपको y की कीमत मालूम हो रही है, तो वो y की कीमत x की किस रेंज तक जाती है। और आप देखेंगे कि आगे 2-3 मिसालों के अंदर ये बात वाज़ेह होगी कि जो ये इंटरवल है, लाजमी नहीं है कि ये हमेशा इन्फिनिट नंबर्स रखे। लाजमी नहीं है कि इंटरवल के अंदर हमेशा इन्फिनिट नंबर्स मौजूद हो। तो डिपेंड करेगा, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे, कुछ के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और कुछ का हो सकता है सिर्फ एक सॉल्यूशन हो। तो इसकी 3 मिसालें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक मिसाल, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जब हम कहते हैं कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो इसका मतलब है कि जो इनका इंटरवल होगा, इंटरवल को आमतौर पे आई से डिफाइन हम कर लेते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। शुड राइट लाइक दिस, या बल्कि मैं इसको एक्स ही लिख देता हूँ ताकि जरा आसानी हो। तो एक्स जो है वो इतना हो सकता है कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोई भी नंबर उठाएं और उस नंबर को इस सॉल्यूशन में डालें, तो ये सॉल्यूशन जो है, या ये जो y की वैल्यू है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो चेक करते हैं, यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये जो y ऑफ x है इज अ सॉल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। तो पहले तो ये नोट करें कि इन्होंने वो डबल प्राइम वाली नोटेशन इस्तेमाल की है, तो इससे हमें फौरन अंदाजा हो गया कि 2 प्राइम का मतलब सेकंड डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये सॉल्यूशन या नहीं करता। तो अगर तो ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, तो फिर आप देखेंगे कि x जो है वो इन्फिनिट वैल्यूज ले सकता है। तो चेक करते हैं। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये मौजूद है, और इसका सॉल्यूशन है y ऑफ x c1 sin 2x प्लस c2 cos 2x। तो अगर मैंने चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है, तो चेक कैसे करते हैं। क्वेश्चन है कि इज y अ सॉल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। जब हम कहते हैं कि ये y सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, तो इसका मतलब है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में y डबल प्राइम और प्लस 4y की वैल्यूज पुट करूं, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे 0 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो लेट्स चेक। सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव पे जाने के लिए मैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा y प्राइम x, और यहाँ पर अब आपको पता है डेरिवेटिव्स के रूल्स क्या होते हैं कि c1 यूं ही आ जाएगा, और sin 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 2x, और उसके बाद इसके एंगल का भी डेरिवेटिव, आर्गुमेंट का भी डेरिवेटिव है, तो वो साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि आएगा -2c2 और sin 2x, राइट, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वो क्या आएगा, अगेन आप cos का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हो जाएगा -4, क्योंकि एक 2 पहले से मौजूद है और एक 2 यहाँ दोबारा आर्गुमेंट से बाहर आएगा। तो -4 c1 sin 2x एंड देन -4 c2 cos 2x। बिल्कुल वही बात के साइन cos में चला जाएगा और 2x में से 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कोएफिशिएंट के तौर पे। तो अब मेरे पास y डबल प्राइम आ गया।
अब अगला स्टेप क्या है कि y डबल प्राइम में 4y को ऐड करना है, तो वो भी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स y डबल प्राइम प्लस 4y। तो मैं इनकी वैल्यूज यहीं पे पुट कर रहा हूँ। -4c1 sin 2x -4c2 cos 2x, दिस इज y डबल प्राइम, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स y क्या था हमारा, c1 sin 2x प्लस c2 cos 2x। अब आपको जारी बातें नजर आ रहा होगा कि ये जो -4c1 sin 2x है, ये इस 4c1 sin 2x के साथ, और जो -4c2 cos 2x है वो इस 4c2 cos 2x के साथ कैंसिल हो रहा है, और मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इससे हमने क्या साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर y की ये वाली वैल्यू पुट करें तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। जी बिल्कुल, आपने मैं भी सही लिखा है, हमने यही स्टेप्स यहाँ पर किए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसके अंदर आपको y की वैल्यू मालूम हो जाए, वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देगी, तो उस वैल्यू को, जो कि हमारे केस में ये वाली थी, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा मकसद जो हुआ करेगा अक्सर वो यही हुआ करेगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने डिपेंडेंट वेरिएबल या अननोन वेरिएबल जो है वो फाइंड करना है। सो इट इज अ सॉल्यूशन। अब मैंने ये बात की थी कि इसका जो इंटरवल है वो इन्फिनिट है, मींस के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। किस तरह से? अब मुझे ये मालूम है कि ये जो sin 2x और cos 2x है, ठीक है, इसमें x की जो वैल्यू है वो मैं कोई भी पुट कर लूं, तो फॉर ऑल x मुझे ये पता है, फॉर ऑल x आई डोंट नो इफ अगर आप लोगों को ये सिंपल मालूम है, फॉर ऑल x मुझे मालूम है कि जो sin x है इसकी वैल्यू 1 और -1 के दरमियान होती है। ठीक है ना, ये चीज आपको मालूम होगी। और इसी तरह जो cos x है इसकी वैल्यू भी -1 और 1 के दरमियान होती है। इसका मतलब है कि मैं तमाम x के ऊपर sin x और cos x की फाइनाइट वैल्यू निकाल सकता हूँ। कहीं भी ये इक्वेशन जो है वो मुझे इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं देगी, ये एक फाइनाइट आंसर मुझे देगी। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो नीचे हमने एग्जांपल दी है, इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, मींस कि हर x के ऊपर आपको एक y मिल रहा है। डोमेन ली है या रेंज? जी, x जो है वो रेंज है और y उसकी फिर डोमेन है। क्यों? देखें, आपने जो सॉल्यूशन निकाला है, इक्वेशन क्या थी आपकी? y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0, और सॉल्यूशन क्या है आपका? सॉल्यूशन आया y ऑफ x, उसकी कोई फॉर्म थी। अब इस y ऑफ x को मैंने कैसे डिफाइन किया था? y ऑफ x बेसिकली क्या है? y इज ऑफ x मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यही चीज आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन में y x मींस के राइट हैंड साइड पे जो भी चीज आ रही है वो x पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब सोल्यूशन का मतलब है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब है y इक्वल टू एफ एक्स। तो x की जो बात है इसको क्या बोलते हैं? रिपीट कीजिएगा। जी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर, y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला, y इज इक्वल टू समथिंग इन x, और वो सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, c1 sin 2x प्लस c2 cos 2x। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है। इसको लिखने का जो अंदाज है हम इस तरह से लिखते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और उस फंक्शन ऑफ x की कोई वैल्यू है जो कि आपने राइट हैंड साइड पे देखी है। तो कहने का मकसद है कि सॉल्यूशन को आप उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं जिस तरह से आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो अब इसमें अब आपको पता है, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहां पे डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। x जो है वो आपको क्या क्या देगी? डोमेन देगी, और y जो है वो आपको रेंज दे देगी।
कि कितने x के लिए ये y आप निकाल सकते हैं। तो मैंने ऊपर आपको मिसाल दी, जो कि साइन और कॉस जो होते हैं उनकी डोमेन और इन्फिनिट तक जाती है, यानी आप कोई भी x डालें तो आपको साइन की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान मिल जाती है, और कॉस की वैल्यू भी -1 और 1 के दरमियान मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है उसकी डोमेन या उसका इंटरवल जो है वो इन्फिनिट है। तो ये बात हमने साबित की है कि सम डिफरेंशियल इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ये बात हमने प्रूव की है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी कि उनका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। मिसाल के तौर पे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y प्राइम टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स -1। ठीक है, ये एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन है, और इसका एक सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ये वाला सोल्यूशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स x-1। तो अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि पता करें कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, राइट। तो एक तो सीधा सीधा रास्ता है, क्या? क्योंकि मेरी जो इक्वेशन है वो है y प्राइम, चले मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख लेता हूँ, dy/dx, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। और अब मुझे ये बताइए कि क्या किया जाए ये जानने के लिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू x-1 इसका सोल्यूशन है या नहीं। वो ये कह रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू x-1 इसका सोल्यूशन है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स x-1 स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो अगर मेरे पास y मौजूद हो तो मैं इसका क्या करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा। चलें ले लेते हैं, dy/dx क्या आएगा, तो ये आ जाएगा, पावर रूल लगा सकते हैं आप, x-1 पावर -1/2, और ये आ जाएगा 1/2 x-1। सो दिस इज dy/dx। अब आप अगला काम क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो और उसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हो। सो dy/dx, जस्ट 1 सेकेंड, सो लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 टू द पावर 4 x टू द पावर -1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, दिया हुआ है x-1, राइट। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, हम ये देखना चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आए राइट हैंड साइड की। तो आप देखें राइट हैंड साइड पे क्या है, -1। तो यहाँ पे अभी तक मैंने x पे कोई कंडीशन नहीं लगाई। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट और नॉट, वुड इट बी चेक्ड बाय ट्रायल एंड एरर और इज देयर एनी शॉर्टकट। जी मैं अभी इस पॉइंट पे आता हूँ। पहले मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होंगी कि उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, होगा ही नहीं। तो अब मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दी है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये सोल्यूशन है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये मुझे -1 नहीं दे रहा और ये देगा भी नहीं। तो मुझे ये जो सारा मैथ करने की जरूरत है ये भी करने की जरूरत नहीं थी। कोई बता सकते हैं कि क्यों, इसकी क्या रीजन है कि इसका सोल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। रेंज ऑफ साइन इज बिटवीन 0, 1 एंड, ओ या सॉरी सॉरी सॉरी, फसी फसी ने करेक्शन की है और मुझे बिल्कुल साइन में आप नहीं -1 लेते। ओके, शुक्रिया फसी। ओके, सो इसके बारे में बताएं, इस इक्वेशन में जो स्क्वायर्स हैं वो आपको दे सकते हैं -1। पावर्स इवन है और प्लस है, प्लस हो रहे हैं ना भाई, यस बिल्कुल आसिफ आपने सही
डिटेक्ट किया है। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है कि आपके पास जो पावर्स हैं वो इवन है, 4 और 2, और उनका जो रिजल्ट है वो भी आप ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर्स को सम कर रहे हो और राइट हैंड साइड पे आपको नेगेटिव मिल जाए। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर। सो दैट इज वाई इसका सोल्यूशन हम नहीं कब निकाल ही नहीं सकते। ये पॉइंट समझ आ गया ना सबको कि इवन पावर्स हैं और आप उनको ऐड भी कर रहे हैं, और इवन पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। सो दिस इज वाई अब इक्वेशन तो बना ली हमने, लेकिन उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब जो बात इन्होंने की है, एक सवाल था यहाँ पे कि कैसे पता चलेगा। तो ये मेरा ख्याल है हिट एंड ट्रायल ही है, और या जो बेसिक आपका अलजेब्रा है वो इसमें काम आता है। मोस्टली सॉल्यूशंस आप आगे भी देखेंगे कि वो हिट एंड ट्रायल से निकलेंगे, अगर आप किसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर नहीं ला पाएंगे तो। इट विल नॉट बी इक्वेशन, नो नो, इक्वेशन ये है, लेकिन इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हमने कहा है, लेकिन ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये मुझे नहीं मालूम, कि हम यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एक्स को रियल के अंदर ले रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा अच्छा तरीका है, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ले जाके देखें। ये आपका होमवर्क है, आप खुद इसको देखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ओके, मैं मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि हमने ऐसी क्वेश्चन भी देखी हैं जिनका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको हम फिर आगे मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक सोल्यूशन ये देखा गया कि जिसमें इन्फिनिट सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे एक इक्वेशन के, और एक हमने केस ये देखा कि जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब ये एक और सिनेरियो है जिसके अंदर सिर्फ एक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये देखें, वो उसी तरह की क्वेश्चन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, सिर्फ ये है कि -1 की जगह पे राइट हैंड साइड पे अब 0 आ रहा है। तो इसका इसके ऊपर भी फिर वही आर्गुमेंट लगेगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो क्या है आपके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, dy/dx पावर 4 प्लस y²। तो चूंकि इवन पावर्स हैं दोनों की और आप इनको ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या देगा, इनका आंसर क्या होना चाहिए, बेसिकली इसकी क्वालिटी क्या है, इस तरह के एक्सप्रेशन की क्वालिटी क्या है, क्या कहते हैं इसको। ये या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है या 0 हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये नॉन नेगेटिव हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वालिटी है वो ये है कि ये नॉन नेगेटिव है, या 0 है या पॉजिटिव नंबर है, इसको हम नॉन नेगेटिव कहते हैं। जी, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इसीलिए इसके लिए नॉन नेगेटिव का वर्ड बोला जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉन नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो आप देख लें राइट हैंड साइड पे 0 मौजूद है, और 0 को हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन इसका पॉसिबल है, और वो है कि y 0 होना चाहिए। दिस इज द सोल्यूशन। सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, y = 0। ठीक है, तो ये 3 तरह की मिसालें हैं, और आइंदा इक्वेशंस में आप देखेंगे कि ये मिसालें इस तरह की मौजूद हैं। यहाँ तक कोई डिस्कशन या क्वेश्चन किसी का है तो आप कर सकते हैं, और अगर किसी ने कोई कमेंट करना है तो मुझे बता दें, आप इसको अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। फिर मैं आगे जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करेंगे हम। ओके, अगर कोई डिस्कशन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। जनरल सॉल्यूशन, अच्छा, अब आप देखेंगे कि 2 तरह के सॉल्यूशंस आया करेंगे। एक को हम बोला करेंगे जनरल सॉल्यूशन, और दूसरे को हम बोला करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास हमेशा कुछ ऐसे
अननाउन कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। तो मिसाल के तौर पे वही एग्जांपल जो हमने पहले की है वो दोबारा यहाँ पे मैंने दी है, और उसमें आप देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का y ऑफ x वो है c1 sin 2x एंड प्लस c2 cos 2x। अब इसमें x जो है वो उसकी जो डोमेन है, सॉरी, वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। यानी जो इसमें सॉल्यूशन में x जो है दैट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि y जो है वो उसके इन्फिनिट वैल्यूज हो सकती हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन ये जो C1 और C2 है इसके अंदर, ये क्या चीज है, इनकी क्या वैल्यू है? दे आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, ये अननोन है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर जो स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन है वो ये कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। यानी अगर एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, तीन सॉल्यूशंस हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, उन सारे सॉल्यूशंस का जो सेट है दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। यानी जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। लेकिन इसकी पहचान जो है हमारे पर्पस के लिए बस इतनी सी काफी है कि उसके अंदर अननाउन कांस्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिर आप बाद में निकालते हैं। अच्छा, कब इस एग्जांपल के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन एक फार्मूले की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। यानी c1 sin 2x प्लस c2 cos 2x एक फार्मूला है। इस फार्मूले में आप x डालते हैं और उससे आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। आप x की वैल्यू दूसरी चेंज करते हैं तो आपको दूसरा y मिल जाता है, x को तीसरी वैल्यू देते हैं तो तीसरा y मिल जाता है। तो बहुत से सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं और बाद में फिर आप उनको पूरा सेट जो है उसको एक जनरल सॉल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप किसी सॉल्यूशंस मतलब दो या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन उनका कोई फार्मूला नहीं आप बना पाएंगे कि जी एक फार्मूला बना ले जिससे सारे सॉल्यूशन निकल आए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकेगा कुछ इक्वेशंस के अंदर। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है y प्राइम प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक तो इसका सॉल्यूशन मिसाल के तौर पे चले लिखते हैं इस इक्वेशन को dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, राइट। एंड आगे हम फिर देखेंगे कि इसको महविश ने सोल्यूशन दिया है y इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, बिल्कुल ये भी एक सोल्यूशन है। चले मैं लिख लेता हूँ इसको, ये भी एक सोल्यूशन है इसका, y इज इक्वल टू 0। चलें इसको सोल्यूशन नंबर 1 कह लेते हैं। बिल्कुल ये भी एक सोल्यूशन, अगर आप y को 0 पुट करें तो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाती है। अब दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, लेकिन हमने अभी वो उसको देखा नहीं है। तो अभी आप सिर्फ गुजारा करें कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं एंड देन मैं इनको इंटीग्रेट कर देता हूँ और मैं एज्यूम करता हूँ कि जो वैल्यूज हैं वो जाती हैं 0 से y0 तक। ये भी अभी हम बात करेंगे x तक, ठीक है। बल्कि इसको y ही रहने दें, वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, y प्राइम x प्राइम। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा -1/y और राइट हैंड साइड पे मिलेगा -x। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 1/x। तो ये भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो सेकंड सोल्यूशन हमने इसका फाइंड किया है, y इज इक्वल टू 1/x। इंटीग्रेट क्यों करने, मुझे सवाल समझ नहीं आया, आप इसको रिफ्रेश कर लें सवाल को। तो दो सॉल्यूशंस इसके मिल गए हैं, ठीक है। एक हमने सॉल्व करके निकाला है और एक डायरेक्ट इंट्यूशन से हमें नजर आ गया, राइट। अब सवाल ये है कि
क्या मैं y ऑफ x का एक ऐसा फार्मूला बना सकता हूँ कि जिसके अंदर मुझे ये दोनों सोल्यूशन मिल जाए, 0 भी मिल जाए, 1/x भी मिल जाए? ठीक है, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिसमें मैं बना लूं, अनलेस कि आप ये कहें कि जी x जो है वो इन्फिनिटी है, तो 1/∞ जो है वो आपको 0 दे देता है, राइट? सो एक फार्मूला तमाम जनरल सॉल्यूशंस का लाजमी नहीं है कि आप बना सकें। ठीक है, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं ये हम चलेंगे भी आगे, जब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे ना, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो बेसिकली आप y निकालना चाहते हैं, और y ऑफ x निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की जिद है। तो इसकी तरफ हम चलेंगे। तो ये कुछ डिस्कशन हमने सॉल्यूशंस पे की है, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। हमने ये देखा है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने y ऑफ x निकालना है या डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है, अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, जनरल सॉल्यूशन भी होते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी होते हैं। कुछ सॉल्यूशंस ऐसी हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे, कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके नो सॉल्यूशंस होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी कि जिनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन में समटाइम्स आप सेट ऑफ सॉल्यूशंस को एक फार्मूले की शक्ल में लिख सकेंगे, और समटाइम्स आप किसी फार्मूले की शक्ल में नहीं लिख सकेंगे, लेकिन फिर भी उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। यहां तक कोई सवाल? फिर हम इसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। What is a trivial solution and is y is equal to a trivial one? जी, y is equal to 0 आपको सॉल्व करके नहीं निकालना पड़ा, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब 0 = 0 इज अ ट्रिवियल थिंग, आई मीन ये कोई ऐसी बात नहीं है जो, लेकिन y is equal to 1/x में आपको बताना पड़ेगा कि x क्या होगा कि y 0 बने। तो x को इन्फिनिट ले करेंगे तो ये 0 बनेगा, बट x कैन बी फ्रॉम -∞ ऑल्सो, -∞ to ∞। सो इन जनरल इसका जो सोल्यूशन है वो 1/x बनेगा। तो y is equal to 0 इज अ सोल्यूशन, लेकिन इससे आपको सिर्फ ये पता चला कि जी आपकी क्वेश्चन दुरुस्त है, दोनों तरफ एक सोल्यूशन कम से कम इसका एग्जिस्ट करता है। तो ट्रिवियल सोल्यूशन बेसिकली एक यूनिक सोल्यूशन है, यानी एक सोल्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी वही कोई इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं है। इंफॉर्मेशन जो है वो जो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है उसके अंदर है, उससे आप निकाल सकते हैं, यानी आप निकाल सकते हैं उससे भी वैल्यू y is equal to 0 वाली। लेकिन y is equal to 0 सम केसेस में शायद हमें जरूरत पड़े, लेकिन मोस्टली हमारा कंसर्न जो फिजिक्स के अंदर होगा वो डायनामिक्स के साथ होगा, फार्मूलाज के साथ होगा। तो हम चीजों के फार्मूला बनाना चाहेंगे, तो हम इक्वेशन बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फिजिक्स से बनाएंगे, और फिर उसका सोल्यूशन जो हुआ करेगा वो एक फार्मूला होगा, और फार्मूले जो है वो फिजिक्स की जान होते हैं, तो हम उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। मैं चाहता हूं कि इस सेक्शन को हम कंप्लीट कर लें अभी। तो आप आगे देखेंगे कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अगर आपके पास nth ऑर्डर इक्वेशन है, nth ऑर्डर मींस के n कैन बी फर्स्ट 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर हो सकती है एंड सो ऑन। तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने उसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस आएंगे। ठीक है, और उन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस को फाइंड करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। तो बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं वो जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ ले जाती हैं। तो आगे हम देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस किस तरह की होती हैं। तो अगर तो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस नहीं है
तो फिर आप जो कांस्टेंट्स हैं जो ऊपर मैं बात कर रहा था C1 C2 वगैरह, इनकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे और आपका जो सोल्यूशन होगा वो एक जनरल सोल्यूशन होगा। जनरल मींस के C1 C2 आर्बिट्रेरी हैं, लेकिन C1 C2 की वैल्यू फिक्स करने के लिए आपको डिस्क्राइब करने पड़ेगी कंडीशंस। तब आप यहां पर देखें कि जो इक्वेशन थी हमारी y डबल प्राइम वाली, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो चूंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो इसके अंदर दो अननोन कांस्टेंट्स आ गए, C1 एंड C2। अगर ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो इसके अंदर कितने कांस्टेंट होते? 3 होते। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती तो इसके अंदर कितने कांस्टेंट होते? 1 होता। तो जब तक आप उन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तब तक आप पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो जनरल सोल्यूशन नहीं रहेगा अगर सोल्यूशन मौजूद है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो तरह की बाउंड्री कंडीशंस हुआ करेंगी फिजिक्स के अंदर भी और यहाँ पे भी। एक कंडीशन है इनिशियल वैल्यू। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स बोलेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन के साथ आपको जो कंडीशन है वो यूं दी हुई है कि आपको एक वैल्यू सेम पॉइंट पे दी होती है। यानी फर्स्ट मतलब कहने का मकसद ये है कि सेम वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स को फिक्स करके एक्स की एक वैल्यू के ऊपर आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों पता होते हैं, तो इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। यानी आपको इनिशियली वाई की एक वैल्यू पता होती है और वाई प्राइम की उसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू पता होती है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ जो इक्वेशन है वो इसको वाजे कर रही है। अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम इक्वल्स e पावर x एक्सपोनेंशियल x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने साथ ही हमें बता दिया कि जो पाए के ऊपर y की वैल्यू है वो 1 है और पाए के ऊपर y प्राइम की जो वैल्यू है वो 2 है। यानी फंक्शन की वैल्यू भी दे दी है और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू भी दे दी है सेम पॉइंट के ऊपर। तो इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हाँ, अब हमें y प्राइम यहाँ पे क्यों चाहिए? तो यहाँ पे देखें आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो अननाउन कांस्टेंट्स आपके पास आएंगे। तो उन दो कांस्टेंट्स के लिए आपको दो दो वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे वो दो वैल्यूज फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के तौर पे दी हुई है। सो ये इनिशियल वैल्यू की नेचर है कि सेम पॉइंट के ऊपर आपको फंक्शन और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू दी होती है, जिससे आप फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक और किस्म है बाउंड्री कंडीशंस की, जिनको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन आपको दी गई है, बाउंड्री कंडीशन दी गई है, वो डेरिवेटिव पे नहीं दी गई बल्कि दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू दे दी है। एक्स यानी एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर वाई की वैल्यू दे दी है उन्होंने। तो मिसाल के तौर पे सो लेट्स से हमारे पास y जो है वो y एक्सिस पे यूं है और x जो है वो इस तरह से, मतलब लेट्स से वो 0 से जा रहा है। तो x0 यहाँ पर है, x1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर एंड सो ऑन। तो आपको उसने फंक्शन की वैल्यू यानी जो है वो इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू दी हुई है और इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू दी हुई है और दोनों केसेस में ये वैल्यू 1 है। तो ये इसका मतलब है कि जब मैं x को 0 लेता हूं यहाँ पर, जब मैं x को 0 लेता हूं, सॉरी, तो y मेरे पास क्या है? 1 है। तो आप देख लें कि x जब 0 होता है एक्सिस के ऊपर तो y 1 है। इसी तरह दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब मैं x को 1 लेता हूं तो y जो है वो क्या है? अगेन 1 है। तो मैं x तो मैंने इंक्रीज कर दिया 1 तक, लेकिन y है। अब आप देखेंगे, ये मुझे नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन जो भी इसका सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन में दो वैल्यूज हमें पता चल गई है और ये जो वैल्यूज हैं चूंकि डिफरेंट x के ऊपर आप ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि 0 और 1 इस प्रॉब्लम की बाउंड्रीज हैं। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब है कि दो डिफरेंट बाउंड्रीज के ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू पता होती है, सोल्यूशन पता होता है। समझ लें कि सोल्यूशन आपको पता है दो वैल्यूज पे, बाकी दरमियान वाली सारी वैल्यूज पे आपने सोल्यूशन निकालना है। यानी अगर मैं x को 0.5 करूं तो क्या सोल्यूशन होगा? x को 0.1 ले लें तो फिर क्या सोल्यूशन होगा? ये हमें नहीं पता, ये अननोन है। तो अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके पास दो कांस्टेंट्स आएंगे क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है।
उन दो कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं फंक्शन की, उनको आप यूज करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। यही बातें मजीद क्लियर होंगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ बाउंड्री वैल्यू और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के ऊपर। ओके सो अच्छा जी, क्वेश्चन है व्हाई वी नीड वाई प्राइम। अच्छा, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। व्हाई वी आर नॉट टेकिंग वाई डबल प्राइम, बिकॉज वाई डबल प्राइम इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, वही तो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ओके सो ये दो बाउंड तरह की बाउंड्री कंडीशंस हुआ करेंगी। इस केस में क्या है, इस केस में एक्स आपका सेम है, राइट। सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, एक्स जो है वो वाई पाई है और वाई जो है वो 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स पाई है और वाई प्राइम 2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स सेम है, तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गया, और अगर एक्स डिफरेंट है तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन गया। ऑलराइट, सो अगेन ये कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं कि एक सोल्यूशन टू एन इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज अ फंक्शन। अगेन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो सोल्यूशन होता है वो एक फंक्शन होता है दैट बोथ सॉल्व्स द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सैटिस्फाइज ऑल द बाउंड्री कंडीशंस या सप्लीमेंट्री कंडीशंस। तो इसका मतलब है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को, और जो सोल्यूशन आपका आएगा वो ना सिर्फ ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बल्कि वो बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। और अगर आप इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकाल लें जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर हम उसे एक सोल्यूशन नहीं कहेंगे, राइट। ये बात समझ आ गई। ये पॉइंट है कि बोथ दिस सेंटेंस इज टू बी अंडरस्टूड, कि वो इक्वेशन को भी सॉल्व करेगा और बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना जी, मैं इसी का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ कि जब आप सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन मींस के बाउंड्री कंडीशंस के साथ सॉल्व करेंगे, तो जो सोल्यूशन होगा आपका y ऑफ x, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करेगा और वो बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप सोल्यूशन निकाल लें और वो सोल्यूशन जो है वो y0 को 1 ना करे, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि y0 आपको 1 ना मिले, तो फिर वो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक नहीं होगा। इसी तरह से यह कि अब वो सोल्यूशन निकालने कैसे होते हैं या किस तरह के, वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि बहुत सी क्वेश्चंस की टाइप्स हैं जिनको देखकर हम उनकी शक्ल देखकर जो है अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो यहाँ तक जो डिस्कशन है वो सॉल्यूशंस के बारे में जनरल डिस्कशन हमने कर ली है कि सॉल्यूशंस किस तरह से होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो बाउंड्री प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरह के हैं, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसमें सेम पॉइंट सेम एक्स के ऊपर आपको दो वाई दिए होते हैं, और या फिर सॉरी वाई और वाई प्राइम दिया होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव दिया होता है, और दूसरी मिसाल हमने देखी थी कि जिसमें बाउंड्रीज के ऊपर वाई की वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यूज दी होती हैं। अब ये है कि जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहला काम हम ये किया करेंगे कि उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा करेंगे। समटाइम्स आपको एक ऐसा सवाल सामने आ जाएगा या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जिसमें आपकी इक्वेशन जो है वो एक बड़ी आर्बिट्रेरी सी फॉर्म के अंदर होगी। तो पहला काम आपने ये करना होगा कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें अननाउन फंक्शन आपका जो है वो y ऑफ x है, और राइट हैंड साइड के ऊपर आपने एक्स वाई का कॉम्बिनेशन ले जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये है कि जब हम फिर एग्जांपल्स करेंगे तो आप देखेंगे कि समटाइम्स तो हम इस फॉर्म के अंदर किसी इक्वेशन को ला पाएंगे, समटाइम्स नहीं ला पाएंगे। अगर तो आप इक्वेशन को इस तरह से लिख लें तो फिर अगला काम आपका सिंपल ये होता है कि आप इंटीग्रेट करेंगे, और ठीक है ना, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिया है तो फिर अगला काम आपका ये होता है कि आप क्या करते हैं,
आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू, यानी इसको सॉरी डी वाई निकालने के लिए x को मैं उधर ले जा रहा हूँ, dx को dx लिखते हैं और फिर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या है, y मिल जाएगा। तो आपका सोल्यूशन बहुत सिंपल हो जाएगा कि जी आपका जो y है दैट इज बेसिकली f टाइम्स dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। तो अगर आपको इक्वेशन दी है जो इस फॉर्म के अंदर नहीं है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसको इस फॉर्म के अंदर लाना है कि डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए और बाकी सारा जो एक्स वाई है वो राइट हैंड साइड पे आ जाए। एंड देन आप इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे और आप इसको जो है वो सोल्यूशन को निकाल लेंगे। लेकिन समटाइम ऐसे नहीं भी होगा तो फिर हमारी दूसरी टेक्निक या हमारा दूसरा ट्रिक ये हुआ करेगा कि हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली मैंने इधर भी यही काम किया है, डिफरेंशियल फॉर्म्स को अलग अलग किया है यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आप सारा कुछ जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाके उसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि आप दो नए फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं, ए एक्स वाई और बी एक्स वाई, और उनको इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं कि ए के साथ आप डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं और बी के साथ आप डी वाई मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई होता है इस केस के अंदर वो माइनस ए ओवर बी की रेशो में होता है। ठीक है, सादा फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम इसको ए डी एक्स और बी डी वाई की फॉर्म में ले जा रहे हैं, ये डिफरेंशियल फॉर्म कहलाती है। और अब आप देखें, अगर मैं इसको लिखूं बी डी वाई को इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, तो इसका मतलब होगा कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो किसके बराबर है, वो माइनस ए ओवर बी के बराबर है। ठीक है ना, ये सिंपल मैंने अलजबरा किया है। अब आप देखेंगे ऊपर मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स वाई आता है, तो मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई के। तो यहां से मुझे पता चलता है कि जो एफ ऑफ एक्स वाई है दैट इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, राइट। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई थी। तो ये हमारी कोशिश हुआ करेगी कि हम या तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले जाएं और या उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लें और फिर वो डिफरेंशियल फॉर्म में आप माइनस ए ओवर बी जो है उसको अगेन वही स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन कर लें। ओके, अब चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की तरफ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर हम ये सेकंड सेक्शन शुरू करेंगे जिसमें एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कुछ इक्वेशंस का और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो अगेन हॉब्सन की बुक चैप्टर नंबर 14 से मैंने ये टाइप्स ली हैं। तो उसने किताब के अंदर 8 मुख्तलिफ इक्वेशंस की टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हैं और हम कोशिश करेंगे कि सबको कवर कर लें। आज चूंकि हमारा टाइम अब कम रहता है, हमारी कोशिश है कि इसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाए सेशन को। तो मैं आज सिर्फ तीन जो है, पहली तीन जो इक्वेशंस हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं, उनको डिस्कस करूंगा। सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशंस, एग्जैक्ट इक्वेशंस और इन एग्जैक्ट इक्वेशंस जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आते हैं। तो होपफुली प्लान तो ये था कि हम इसको लेक्चर को 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लें। तो अगर 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं तो उसके लिए पेशगी आपसे माजरत है। ओके, सो फर्स्ट जो इक्वेशन है, टाइप ऑफ इक्वेशन आप अक्सर देखा करेंगे, उसको बोलते हैं सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशंस। सेपरेबल वेरिएबल जैसा कि नाम आपको बता रहा है कि हमारा मकसद ये हुआ करेगा कि वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म थी कि आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, आपके पास डी वाई बाय डी एक्स जो है वो इस फॉर्म के अंदर लाना होता है हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है,
तो अब ये होगा कि सेपरेबल वेरिएबल में हम ये जो फंक्शन हुआ करेगा हमारा राइट हैंड साइड पे, इसको सेपरेट कर सकेंगे जी एक्स और नहीं, मैं वही नोटेशन यूज करता हूं जो बुक ने की है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई में, राइट। सो ये हमारा हुआ करेगा पहला काम, सेपरेबल वेरिएबल। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, और आप देखेंगे, आपने शायद बल्कि देखा भी हो फिजिक्स के अंदर अक्सर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व ही ऐसे होते हैं कि आप अगर आपका पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल, मुझे जाना नहीं चाहिए उस डिबेट में, लेकिन अगर आपका पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट हो तो आप स्टेशनरी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के। वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगता है, या इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जब आप लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा के आप सॉल्व करते हो। तो ये वाली जो टेक्निक है ना, ये अक्सर आप फिजिक्स में बार बार देखा करेंगे सॉल्व करने के लिए। इज इट जस्ट वर्क फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? मुझे सवाल नहीं समझ आया। हम आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को बाद में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि अगर दो वेरिएबल थे राइट हैंड साइड पे, एक फंक्शन था दो वेरिएबल्स का, तो उनको ऐसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे एक्स और वाई का फंक्शन अलग-अलग डिफाइन हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर सिंपली आप जो है वो डी एक्स और डी वाई को अलग-अलग कर सकते हैं, और अलग-अलग दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, और फिर आपको डबल इंटीग्रल से आपकी जान छूट जाती है, आप सिंगल इंटीग्रल करते हैं एक एक वेरिएबल का। तो यहाँ पे एक मिसाल है, मिसाल के तौर पे ये मिसाल देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है जी, एक्स प्लस एक्स वाई। तो आपको देखते ही नजर आ रहा है कि मैं इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूँ। मैं दोबारा इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ, लेकिन मैं यूं लिख रहा हूँ कि मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा वन प्लस वाई, राइट। तो आप देखें कि जो ब्रैकेट के अंदर कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई की फॉर्म में लिख लिया है। और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के, और जी ऑफ वाई किसके बराबर है, वन प्लस वाई के। तो इसका मतलब है कि मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक यहाँ पे लगा सकता हूँ। सेकंड फंक्शन खुद ही इमेजिन करना है। मोस्टली आप देखेंगे कि जो इक्वेशंस होंगी ना, उनमें वो आपको देखते ही नजर आ जाएगा। जैसे मैंने ये देखा है कि x प्लस एक्स वाई मैंने देखा, तो मुझे नजर आ गया कि x को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो जो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका इसके अंदर होगा वो ये है कि हम फैक्टराइजेशन सोचेंगे, क्योंकि जो राइट हैंड साइड होगी वो एक पोलिनोमियल होगी ना, एफ ऑफ एक्स वाई एक पोलिनोमियल होगी। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है पोलिनोमियल्स की, तो सबसे पहली चीज जो आप करना चाहेंगे इक्वेशन में वो होगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अगर हो गई, देखें ना एक्स और वाई को फैक्टर्स ही बना रहे हैं ना आप, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई में। तो अगर फैक्टर्स बन गए तो बस फिर वाई अलहदा कर लो, एक्स अलहदा कर लो। तो अभी हम वो करने जा रहे हैं। सो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं डी वाई ओवर वन प्लस वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैं डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसी तरह वन प्लस वाई को मैं इधर नीचे डिवाइड कर दिया है। अगर पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल ना बने तो कोई और मेथड लगेगा जी। हम एग्जैक्ट इक्वेशंस में ये बात देखेंगे कि अगर एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो फिर आप उसको एग्जैक्ट इक्वेशन बनाते हैं, और इस एग्जैक्ट इक्वेशन के जरिए आप इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट जो मेथड है ना, ये सबसे सिंपल मेथड है, सेपरेशन वेरिएबल मेथड। और फिजिक्स में अक्सर इक्वेशन इसी से सॉल्व हो जाती हैं, अनलेस के क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बड़े गंभीर किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें फिर आप और मेथड्स पे भी जाते हैं। अब देखिए, अब हमारा मकसद क्या है, अब हमने क्या फाइंड करना है। सेपरेशन कर ली, डी वाई लैदा कर लिया, एक्स लैदा कर लिया, अब करना क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है वाई फाइंड करना है। तो वाई फाइंड करने के लिए मुझे क्या है, अगर डी वाई दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर वन प्लस वाई को इंटीग्रेट करना है इक्वल्स
सिमिलरली x एंड dx। तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई, क्योंकि जब आपके पास मौजूद हो वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो y का डेरिवेटिव 1 है जो कि ऊपर मौजूद है, तो इसको log लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, एंड प्लस आप उसके अंदर कांस्टेंट भी डाल लें अगर आपने डालना है। ठीक है, तो अब क्या करना है नेक्स्ट? नेक्स्ट इसको हम यूं लिख सकते हैं कि 1 प्लस वाई इक्वल्स, आपको पता है कि लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल लूं दोनों तरफ तो लॉग, चले मैं ये स्टेप भी कर देता हूं, मैं इस दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले रहा हूं। एक्सपोनेंशियल ऑफ log of 1 plus y equals exponential of x square plus 2 plus c, राइट? तो अब एक्सपोनेंशियल log को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, एंड देन मैं y को लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी माइनस 1। बाद में आप चाहें तो इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स को रीडिफाइन कर सकते हैं हम, राइट? सो ये हमने सोल्यूशन जो था वो इसका फाइंड कर लिया, यही हमारा टारगेट था। तो देखें y इन टर्म्स ऑफ x हमने फाइंड कर लिया है। सो ये टेक्निक जो है ये सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशन की टेक्निक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप देखें, वो है ये वाली चीज, सोल्यूशन मेथड। ये टेक्निक है क्या कि आप इक्वेशन को फौरन फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करें राइट हैंड साइड को। अगर फैक्टराइजेशन हो जाए तो फिर आप वेरिएबल्स x और y को अलग अलग कर लें, एंड देन आप इंटीग्रेट करें y और x को, तो उससे आपको y इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा, विच विल बी योर सोल्यूशन। और उसमें चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है बाउंड्री कंडीशन लगा के आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप मुझे x के ऊपर कोई कंडीशन बता दें, इनिशियल वैल्यू बता दें या बाउंड्री वैल्यूज बता दें, तो मैं फिर आपको y का पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बता सकता हूँ। तो ये एक जनरल सोल्यूशन हमने निकाला है। अब अगर फैक्टराइजेशन ना हो तो क्या क्या तरीका है? तो एक तरीका है एग्जैक्ट इक्वेशंस का। तो एग्जैक्ट इक्वेशंस को हम लिखते हैं इस फॉर्म में, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया। एग्जैक्ट इक्वेशन को लिखा जाता है ए डी एक्स प्लस बी डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म के अंदर, और इसको एग्जैक्ट तब बोला जाएगा अगर पार्शल ए बाय पार्शल वाई एंड पार्शल बी बाय पार्शल एक्स इक्वल हो। क्यों इक्वल होना चाहिए ये बात, अगर आपको मालूम है किस तरह से क्यों कह रहे हैं इसको इक्वल होना चाहिए? पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स, पार्शल ए बाय पार्शल वाई इक्वल होना चाहिए पार्शल बी बाय पार्शल एक्स के। डिफरेंशियल की डेफिनेशन आपको मालूम होगी, राइट? सो चले मैं इसको करता हूँ, एग्जाम्पल बाद में करते हैं, पहले इस मसले को हल करते हैं, राइट? तो बात यह है कि हमारे पास सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि हम ए डी एक्स और बी डी वाई को एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं लिखूं ए डी एक्स प्लस बी डी वाई, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये डिफरेंशियल है ना किसी चीज का, तो लेट से मैं कहता हूं कि ये यू डी यू के बराबर है, वेयर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये डेफिनेशन होती है ना डिफरेंशियल की। अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई का u, तो उसका डिफरेंशियल किस तरह लिखा जाता है? डी यू लिखा जाएगा, दोनों वेरिएबल्स के डिफरेंशियल्स और साथ उनके कांस्टेंट्स आएंगे और उनको आप ऐड करेंगे, राइट? ये डिफरेंशियल लिखने का तरीका होता है। अब आप डिफरेंशियल की डेफिनेशन किस तरह करते हो कि अगर आपके पास u है तो कैसे करते हो? आप कहते हो जी डी यू इक्वल होना चाहिए पार्शियल u बाय पार्शियल। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मजीद इसको देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको यूज कर रहा हूँ। पार्शियल u बाय पार्शियल x डी एक्स और प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल
वाई डी वाई। अब इधर हमने कहा था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी एक डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो क्लियरली यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि जो ए है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स के। और जो बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई के। राइट। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं पार्शियल ए का विद रिस्पेक्ट टू ए का पार्शियल डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्यों ले सकता हूं, क्योंकि ए और बी जो है ये भी दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं। राइट, यहाँ जो हमने डिफाइन किया है ये आप देखें, ए और बी जो है वो भी दो वेरिएबल्स पर डिफाइन करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो लिहाजा इनका पार्शियल डेरिवेटिव लिखा जा सकता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू। अब चूंकि आपने पहले x का डेरिवेटिव लिया और फिर y का डेरिवेटिव लिया तो इसको यूं लिखेंगे। ये नोटेशन ठीक लिखी है ना मैंने? अगर किसी का हो मसला तो मुझे बताइएगा, ना समझ आए तो। अच्छा, इसी तरह से b जो है इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, dy dx के। अब हमें एक चीज मैथ से ये पता है कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड हो, एक्स और वाई के तमाम पॉइंट्स पे वेल डिफाइंड हो, कि कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलती हो, वो सिंगुलर ना हो, इन्फिनिट इन्फिनिट वैल्यूज ना देता हो, वेल डिफाइंड हो तो फिर जो सेकंड डेरिवेटिव आप चाहे एक्स के लिहाज से ले लें या सेकंड डेरिवेटिव आप चाहे पहले वाई के लिहाज से ले लें, सॉरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। राइट, बट हमें ये पता है कि ये तो पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई के बराबर था, तो लिहाजा ये इक्वल किसके होना चाहिए, पार्शियल बी बाय पार्शियल एक्स के। राइट, तो इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को आप एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख सकते हैं तो उसके ऊपर ये कंडीशन लाजमी आ जाती है कि पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई जो है वो पार्शियल बी बाय पार्शियल एक्स के बराबर होना चाहिए। तो यही चीज जो है अब यहाँ पे देखें हमने डिफाइन की है। राइट, ये वाली जो कंडीशन है पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई जो है वो इक्वल होना चाहिए पार्शियल बी बाय पार्शियल एक्स के, अगर यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली ए डी एक्स प्लस बी डी वाई अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। चूंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात यहाँ पे कर रहे हैं इसी वजह से इनको हम एग्जैक्ट इक्वेशंस कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सके कि लेफ्ट हैंड साइड ए डी एक्स प्लस बी डी वाई एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन सके, तो इसलिए इसको बोलते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन। और इसका जो सोल्यूशन होता है वो फिर इस तरह से दिया जाता है u इक्वल्स ए एक्स वाई प्लस लेट मी प्रूव दिस पॉइंट कि u जो है वो फिर आप किस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा, u फाइंड करने के लिए जो है मैं इसको इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं, क्योंकि मैंने ये लिखा था कि ए डी एक्स प्लस बी डी वाई सॉरी बी डी वाई इज इक्वल टू डी यू, लेकिन मुझे ये पता है कि ये तो जीरो के इक्वल है क्योंकि ए डी एक्स प्लस बी डी वाई जीरो के इक्वल है, तो डी यू भी जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब डी यू जीरो के इक्वल है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए एक एक कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर। राइट, इसको सिंपल कांस्टेंट नंबर आप कहेंगे। सो यू कैन बी लेट्स से सी। तो ये जो सी है ये आप फाइंड कर सकते हैं कहाँ से, ये सी आप फाइंड कर सकते हैं जो इक्वेशन अभी हमने ए के लिए या बी के लिए यूज की थी। सो ए इज गिवन बाय डी यू बाय डी एक्स, राइट। सो नाउ ए इज गिवन बाय डी यू सॉरी पार्शियल यू, चूंकि इस तरह से हमने इसको लिखा था ए को, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इसको मैं अगर यू सिर्फ एक्स पर डिपेंड कर रहा हो,
ठीक है, इफ u ओनली डिपेंड्स ऑन x, तो मैं इस इक्वेशन को पार्शियल की बजाय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकता हूँ, एंड देन मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, डी यू इज इक्वल टू ए डी एक्स। तो फिर u को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए डी एक्स प्लस अनदर कांस्टेंट, उसका कोई और नाम रख लेते हैं C1। वो जो C1 है वो डिपेंड करेगा y पे, तो इसलिए इन्होंने इसके लिए सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है y पे, y का, क्योंकि आई डोंट नो यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है। राइट 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 राइट, मुझे इसको वो करने की जरूरत नहीं है। राइट, सी लिखना है, कांस्टेंट आएगा। लेकिन थोड़ी सी स्पेस अब मुझे और चाहिए, मैं इस चीज को जरा मिनिमाइज कर लेता हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये प्रूफ्स हैं नॉर्मली, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते फिजिक्स वाले, लेकिन चले। अब ये यहाँ पे मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि अगर आपका जो u है वो सिर्फ x का फंक्शन होता, लेकिन अगर आपका u जो है वो x और y दोनों का फंक्शन होगा, तो फिर आप इसको पार्शियल इक्वेशन ही लिखेंगे और वही रिजल्ट दोबारा लिखेंगे ए डी एक्स। बस ये है कि सी की जगह पे फिर वो एफ ऑफ वाई आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि इसमें दोनों आपको एक्स और वाई की डिपेंडेंस जो है यू में नजर आ रही है। यहाँ पे सिर्फ एक्स की डिपेंडेंस नजर आ रही थी, और यहाँ पे जो है एक्स और वाई दोनों की डिपेंडेंस आपको नजर आ रही है। तो ये वो चीज है जो यहाँ पे किताब के अंदर भी लिखी हुई थी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, पहली बात तो ये कि आप लिख सकते हैं ए डी एक्स प्लस बी डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। वो एग्जैक्ट तब होगी जब आप ए का y के लिहाज से डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव और b का x के लिहाज से डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल करेंगे। तो फिर आप एक फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे u, जो कि गिवन होगा ए एक्स वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के। तो ये जो चीज है भाई, हम इसको इस्तेमाल करेंगे एक एग्जांपल के अंदर और इसको चेक करेंगे। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, और मेरे पास जो कि स्पेस कम है अभी, तो मैं इसको काफी नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो फर्ज करें कि ये एक इक्वेशन है अब जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, और सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं कि इक्वेशन है जी, इसको सॉल्व करना है, क्या करें। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये सेपरेबल है, क्या ये सेपरेबल इक्वेशन बन सकती है। तो ट्राई करते हैं इसको, आ, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट इक्वेशंस की मिसाल आपको दे रहा हूँ ताकि थोड़ी बात समझ आए, क्योंकि प्रूफ्स के अंदर जाके थोड़े से हम परेशान हो जाते हैं फिजिक्स वाले। तो चलें, इक्वेशन आ गई, अब हमने क्या करना है जी, इसको सॉल्व करना है। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि जी y फाइंड करें। तो पहला टेक्निक हमारा क्या होता है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, करके देख लेते हैं। मैं इसकी फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना होता है, हमने इसको इस फॉर्म के अंदर ले जाना है, इस फॉर्म के अंदर। तो लेट्स चेक। तो डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस इक्वल्स 3x प्लस वाई। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता है, 3x प्लस वाई ओवर एक्स एंड देन माइनस साइन। तो ये क्या बन जाएगा जी, मेरा ख्याल है ये बन जाएगा -3 माइनस वाई ओवर एक्स। तो आप y को x से लैदा नहीं कर पा रहे, फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे, यहाँ पे आपको उनकी एक रेशो मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आ, इसको हम सेपरेबल नहीं कर सकते, सो इट्स नॉट अ सेपरेबल इक्वेशन। तो फिर आ, अगला तरीका चलता है कि हम इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, राइट।
तो एग्जैक्ट ये बन सकती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स और क्या था, प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, मैं ऐसा करता हूँ पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा dx dy प्लस 3x प्लस वाई dx इक्वल टू 0। तो ये लग रही है कि एग्जैक्ट फॉर्म है, तो ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, हमें चेक करना होगा कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। पहली चीज तो हम ये करेंगे कि इसको इस तरह लिखेंगे, ए डी एक्स प्लस बी डी वाई इक्वल टू 0, जिससे मुझे पता चलेगा कि ए जो है वो किसके बराबर है, 3x प्लस वाई के बराबर है, और बी जो है वो किसके बराबर है, वो x के बराबर है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए क्या चेक करना होता है, अभी जो मैंने प्रूफ आपको दिया था कि a को y के लिहाज से और b को x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। सो नाउ चेक, क्या चेक करना है जी, डी ए वाई क्या आता है, क्या आएगा, y के लिहाज से x कांस्टेंट रखना है, चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में सिर्फ उस चीज को वेरिएबल लेते हैं जो डेरिवेटिव में आ रही है। तो y डेरिवेटिव है तो y वेरिएबल होगा, y वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। इसी तरह से अब आप पार्शियल b बाय पार्शियल x को देखें, तो b में है ही x, तो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, 1। तो इससे क्या साबित हुआ कि a का y के लिहाज से और b का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, सो हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। सो लेट मी कॉपी दिस इक्वेशन अगेन, और इसको फिर अब आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को दोबारा लिखा है, तो क्या करना है जी सॉल्व करने के लिए, अभी मैंने आपको प्रूफ दिया था कि अगर हमें इस पता चल जाए कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो क्या करते हैं, बल्कि इसको भी नहीं, इस इक्वेशन को लिखना चाहिए, ये जो हमने एग्जैक्ट फॉर्म में लिखी है। मैं इसको जरा कॉपी कर लूंगा, हाँ ठीक है, प्लस एक्स डी वाई इक्वल 0 जी। ये इक्वेशन अब एग्जैक्ट बन गई है। तो हमारा मकसद ये था कि अगर कोई चीज एग्जैक्ट बन जाती है तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप उससे यू बना सकते हैं, राइट, यू बना सकते हैं, और यू आपका किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए डी एक्स प्लस वाई, शुड राइट एफ ऑफ वाई। तो अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया कि ये इंटीग्रल इक्वेशन हमने हल करनी है। तो इस इंटीग्रल इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दें, ए क्या है हमारा, 3x प्लस वाई, ठीक है, डी एक्स प्लस आपके पास क्या है, एफ ऑफ वाई। और मुझे ये बताया कि चूंकि ये चीज बराबर होगी कांस्टेंट के, राइट, क्यों, क्योंकि डी यू इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि यू कांस्टेंट है, तो इसलिए यू कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं जी। सो कांस्टेंट इक्वल्स, ये क्या देगा आपको, 3x² ओवर 2। मैं इसको जरा सेपरेट नहीं कर रहा, इकट्ठा कर रहा हूँ, आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे इंटीग्रल्स को। 3x² बाई 2 प्लस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y कांस्टेंट होगा और x जो है वो सिंपल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई। तो जी ये आ गया। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हमने एफ ऑफ वाई निकालना है, राइट, अगला काम यह है कि एफ ऑफ वाई है, तो एफ ऑफ वाई कैसे निकालना होता है, उसके लिए अब आप ये चीज जेन में रखें कि जो पार्शियल अभी हमने देखा था, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई,
दैट वाज इक्वल टू बी, राइट। ये ऊपर प्रूफ में जो मैं बता रहा था ना, आ गया हमारा प्रूफ, इधर कहीं मैंने प्रूफ में लिखा था, ये चीज मैं यूज कर रहा हूँ, राइट, कि बी जो था वो डेल यू बाय डेल वाई के बराबर होगा। सो लेट्स गो बैक, तो ये आ गया हमारे पास, राइट। ओके अब किस तरह से इसको लिखना है जी, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, तो बताएगा क्या करना है अब आगे। हमें ये पता है कि बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू एक्स है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी यू बाय डी वाई इक्वल्स एक्स। राइट, खामोशी बहुत हो गई है, या तो चले गए सारे या फिर समझ नहीं आ रही। समझ आ रही है, चले ठीक है। आपको याद है मैंने सी को यू कहा था, तो ऐसा करते हैं इसको अभी यू ही रहने देते हैं ताकि हम इसको यूज कर सकें। तो यू मेरे पास मौजूद है, मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे यू की वैल्यू पुट करनी है। सो डेल बाय डेल वाई यू क्या है मेरे पास, 3x² / 2 प्लस वाई एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। अब आप डेरिवेटिव ले लें लेफ्ट हैंड साइड पे, फर्स्ट थिंग का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, दूसरी चीज का डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स, और तीसरी चीज का डेरिवेटिव क्या आएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, क्योंकि एफ वाई पे डिपेंड करता है, लिहाजा वाई से उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। तो जब x प्लस समथिंग इक्वल टू एक्स हो तो उसका मतलब होता है कि समथिंग इक्वल टू 0 है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर f बाय f का डेरिवेटिव 0 है तो उसका मतलब है कि f क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं कोई और नाम c1 दे देता हूं। तो हमारा f भी मालूम हो गया, तो इस सॉल्यूशन में ये जो हमारा सॉल्यूशन था इसमें f की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो u इज इक्वल टू अगेन नाउ 3x² / 2 प्लस वाई एक्स प्लस c1। और मैंने बोला था कि ये जो u है ये c के बराबर है, एक कांस्टेंट है, तो इसको यूं लिख लेते हैं। आमतौर पे हम ये किया करेंगे कि c और c-1 जो है उनको इकट्ठा कर लेंगे, कांस्टेंट्स को हम अक्सर इकट्ठा करके एक ही कांस्टेंट c का नाम दे लेते हैं। सो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्राइम कर लें चले, 3x² / 2 प्लस वाई एक्स। तो ये है जी आपका इक्वेशन, आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन। और अगर आप चाहें तो बल्कि एक और स्टेप कर लें, क्योंकि हमें y चाहिए होता है, तो c prime minus 3x² / 2 will be equal to yx, and then y will be equal to c prime over x minus 3x/2। So this is our solution, क्योंकि हमने y को in terms of x फाइंड कर लिया है। तो ये पहली मेरे ख्याल है लंबी मिसाल थी जिसने शायद आपको भी दिखाया हो, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से हमारा पहला मेथड जब फेल हुआ, लेट मी गो बैक, हम शुरू कहाँ से हुए थे। हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसको हम सॉल्व करना चाहते थे, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसको सेपरेट करना चाहा एक्स और वाई वाले फंक्शंस को, हम नहीं कर पाए। जब हम नहीं कर पाए तो फिर हमने कहा अच्छा आप दूसरा तरीका सोचते हैं, शायद ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए। तो इसकी शक्ल एग्जैक्ट इक्वेशन जैसी लग रही थी, और हमने ए और बी भी यहाँ पे पहचान लिए कि जी ये है बी ये है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। आगे आप इन एग्जैक्ट इक्वेशन में देखेंगे उसकी भी शक्ल इसी तरह की होगी जैसी कि एग्जैक्ट इक्वेशन की है। तो उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो कंडीशन हमने डिराइव की थी, ए विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होने चाहिए।
और हमने चेक किया तो वो इक्वल थे, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारी जो है वो एग्जैक्ट है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन हमें ऑलरेडी फिर पता होता है। वो सोल्यूशन होता है u adx प्लस एफ ऑफ वाई, जिसमें मैंने a की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेट किया और u निकल आया, तो ये मेरा सोल्यूशन है। और जिसमें u भी मुझे पता है कि ये कांस्टेंट होता है, c के बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक अननोन फंक्शन f ऑफ y था जिसको हमने फाइंड करना था। f ऑफ y फाइंड करने के लिए मैं u का डेरिवेटिव, अच्छा दोनों मेथड है, मैं u का डेरिवेटिव x के लिहाज से भी ले सकता हूँ, y के लिहाज से भी, ये आपकी चॉइस होती है जो इजी हो। तो इसमें इजी ये था कि मैंने इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया और मुझे पता है वो b के बराबर होता है, क्योंकि ऊपर हमने मैं वापस नहीं जाता, वहां पे हमने डिफाइन किया था इसको। और अगर आप कभी भूल जाएं कि जी ये u के ये वाला जो u और y का, u और b का और u और a का क्या रिलेशन है, तो आप फौरन इस तरह लिख लिया करें, राइट, ए डी एक्स प्लस ए डी बी डी वाई, इस चीज को हमने डी यू बोला था ना, अगर भूल जाएं तो। और फिर आप डी यू की जो जनरल डेफिनेशन आती है मैथ से, डिफरेंशियल किस तरह लिखा जाता है किसी चीज का, इस तरह लिखा जाता है, डी एक्स प्लस पार्शल यू बाय पार्शल वाई। तो मैं अगर भूलता हूं तो मैं हमेशा यही काम करता हूँ। तो यहाँ से अगर आप मैच करें तो फौरन पता चल जाता है कि ए जो है वो यू बाई एक्स के बराबर है और बी जो है वो यू बाई वाई के बराबर है, डेल यू बाई डेल वाई। तो मैं इसमें से बी वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बी में सिर्फ एक्स दिया हुआ है, छोटा सा फंक्शन है, आसान है इसको हल करना, और इसमें वाई नहीं है। तो वाई नहीं है तो फिर बस ठीक है, हमें वाई चाहिए भी नहीं बार बार। तो इसलिए फिर मैंने बी इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई इस्तेमाल किया, u की वैल्यू पुट की, डेरिवेटिव लिए और उससे मुझे ये f की जो वैल्यू है वो मिल गई। f की वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी u में, और u को मैंने चूंकि पता है ये कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट्स कंबाइन किए, रीअरेंज किया और फाइनली मुझे सोल्यूशन मिल गया। तो ये इसका सोल्यूशन मेथड हुआ करेगा जो हम इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्ट इक्वेशंस के लिए। मैं चाहता था कि आज मैं इन एग्जैक्ट इक्वेशंस को भी कर लूं, लेकिन उसकी जो एग्जांपल है मेरे पास वो फिर काफी ज्यादा टाइम ले जाएगी, क्योंकि वो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा काम है, कुछ प्रूफ्स हैं जो करने हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और जो नेक्स्ट वीक हमारा सेशन होगा उसमें फिर हम जो बाकी इक्वेशंस की टाइप्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि हम टाइप्स ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस को कर रहे हैं, जिसमें हमने सिर्फ अभी दो टाइप्स को डिस्कस किया है, सेपरेबल वेरिएबल और एग्जैक्ट इक्वेशंस। इनकी कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो बुक्स के अंदर दी हुई हैं, आप लाजमी तौर पे वो एक्सरसाइजेज जरूर करें, और हॉब्सन की बुक में उसने सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो अगर आप एक्सरसाइजेज करें और सिर्फ इन दो मेथड्स की एक्सरसाइजेज आप कर लें, एक हफ्ता है आपके पास, तो आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी। तो एक हफ्ता आप इसकी एक्सरसाइजेज कर लें। नेक्स्ट वीक जो है फिर हम इन एग्जैक्ट इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस और बाकी जो टाइप्स हैं उनकी तरफ चलेंगे।